चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन जो है फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट जो है वो डील करेंगे। ठीक है, तो अपन फिजिकल केमिस्ट्री जो है स्टार्ट करने जाने वाले हैं। अब देखो फिजिकल केमिस्ट्री जो है ना, उसमें मोल कंसेप्ट, फिर केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक, ये जो मेन जो है ये चार चैप्टर होते हैं। इसके अलावा फिर रेडॉक्स रिएक्शन वगैरह और ये सब चैप्टर्स भी जो है अपन लास्ट में डील करेंगे। लेकिन इन सभी में भी जो मोस्ट टिपिकल पार्ट लगता है वो बच्चों को थर्मोडायनेमिक्स लगता है और एक आयनिक इक्विलिब्रियम लगता है। देखो आयनिक इक्विलिब्रियम जो है ना, वो एक पूरा बेस है मोल कंसेप्ट का और केमिकल इक्विलिब्रियम का। ठीक है, जो अपन दोनों पार्ट कवर कर चुके हैं। सो आज अपन जो है वो आयनिक इक्विलिब्रियम वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने जाने वाला है। सो अपन आयनिक इक्विलिब्रियम आज डील करेंगे। अब देखो आयनिक इक्विलिब्रियम एक्चुअल में होता क्या है। सो मैं पहले तुमको डेफिनेशन बताता हूँ, फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। So it is the equilibrium established between it is the equilibrium established between the the unionized molecules and ions in a solution. Unionized molecules and ions in a solution of a weak electrolyte। अब सर ये आपने क्या बता दिया, हमको तो समझ में नहीं आया। सो अपन देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक कोई सा भी वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है ये अपन थोड़ी सी देर में आगे डील करेंगे। लेकिन एक बार थोड़ा ऊपर ऊपर समझ लो कि अगर जैसे मान लो ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, क्योंकि ये पूरी तरीके से नहीं टूटता है। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो पूरी तरीके से नहीं ब्रेक डाउन होते हैं उनको मैं बोलता हूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया CH3COOH। जब CH3COOH को मैं ब्रेक करता हूँ वाटर में तो ये बनता है CH3COO माइनस प्लस H प्लस, एसिड है सो H प्लस रिलीज करेगी। अब देखो एक्चुअल में मैंने जो डेफिनेशन बोली है वो क्या बोल रहा है, इट इज द इक्विलिब्रियम। बताओ क्या ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो रहा है ना, इक्विलिब्रियम का साइन है। सो एक्चुअल में इट इज द इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड बिटवीन द अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स। बताओ ये जो मॉलिक्यूल्स है ये CH3COOH है, ये कंपाउंड जो है क्या ये अनआयोनाइज्ड कंपाउंड है। ठीक है, सो इट इज द इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड बिटवीन द अनआयोनाइज्ड पार्ट एन आयनाइज्ड पार्ट। बताओ ये CH3COO माइनस और H प्लस वाला जो पार्ट है क्या, बताओ ये आयनाइज्ड वाला पार्ट है। ठीक है, सो इट इज द इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड बिटवीन अनआयोनाइज्ड पार्ट एंड आयोनाइज्ड पार्ट ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्यों बोला, अपने को पता है कि CH3COO जो होता है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। WE जो है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। देखो ऐसा इसलिए कहा क्योंकि फॉर एग्जांपल मान लो जैसे मैंने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर मैं बोल देता कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने HCl लिया, ये HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। HCl जो है वो पूरी तरीके से H प्लस प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा। अभी अगर ये पूरी तरीके से टूट जाएगा तो बताओ ये रिएक्शन वापस पीछे की ओर जाएगी क्या, और पीछे की ओर नहीं जाएगी तो बताओ कि ये एक इक्विलिब्रियम कहलाएगा क्या, नहीं कहलाएगा। तो इसलिए जब भी कोई इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन होनी चाहिए। गेट इट। सो हमेशा एक रिवर्सिबल रिएक्शन होनी चाहिए और रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम्स होते हैं। ठीक है, और इक्विलिब्रियम के लिए हमेशा कंपाउंड को कैसा होना चाहिए, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो पूरी तरीके से टूट जाता है। सो हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कैसा होना चाहिए भैया, वीक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब देखो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। सो ये तो मैंने तुमको बताया कि भाई एक्चुअल में इक्विलिब्रियम होता क्या है। अब अपन आगे डील करते हैं। जैसे कि अपन सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे क्या क्या। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि भाई एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशंस वगैरह देखेंगे। ठीक है, एसिड और बेस की डेफिनेशन देखेंगे। फिर इनके एग्जाम्पल देखेंगे कि एसिड कौन से होते हैं, बेस कौन से होते हैं। फिर एग्जाम्पल देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है। ऐसे ही वीक इलेक्ट्रोलाइट देखेंगे और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देखेंगे। फिर उसके बाद में आगे अपन देखेंगे कि भाई ये तो पहले नंबर का टॉपिक। फिर आगे अपन डिस्कस करेंगे कि पीएच क्या होता है, पीओएच क्या होता है, पीकेए क्या होता है, पीकेबी क्या होता है। ये सब जितनी भी टर्म्स है, इन टर्म्स जो है ये एक एसिड या बेस के लिए डिफाइन करते हैं।
सो ये पार्ट अपन देखेंगे कि एक्चुअल में ये टर्मिनोलॉजी कब कहाँ पर यूज करते हैं। फिर उसके बाद में ये जब सब समझ लेंगे फिर अपन पढ़ेंगे पीएच की कैलकुलेशंस, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का और एक बेसिक पार्ट। अगर ये पार्ट अच्छे से समझ में आ जाता है तो बाकी आयनिक इक्विलिब्रियम को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो पीएच कैलकुलेशन बहुत सारे अलग अलग चीजों की कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर स्ट्रॉन्ग बेस हुआ या स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ एक तो उसका कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड नंबर अगर एक वीक बेस हुआ या वीक एसिड हुई तो उसका पीएच कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली अगर कोई दो स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर कोई दो स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर कोई दो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इनके मिक्सचर का कैलकुलेशन पीएच कैलकुलेशन करेंगे। देन उसके बाद में अगर एक वीक एसिड होती है और एक वीक बेस होता है तो इनका पीएच कैलकुलेट करेंगे। ऐसे ही एक स्ट्रॉन्ग एसिड है प्लस एक स्ट्रॉन्ग बेस है उसका पीएच कैलकुलेट करेंगे। और फिर लास्ट में फाइनली देखेंगे पॉलीवेलेंट एसिड और पॉलीवेलेंट बेस, ये सब आगे अपन पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ कि अपन एक्चुअल में इस चैप्टर में आगे किस किस चीज से डील करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें वो है जो अपन मिक्सचर जो है कोई भी मिक्सचर है तो मिक्सचर का पीएच कैलकुलेशन कैसा देखते हैं ये सब चीजें अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा इस चैप्टर में और अपन क्या पढ़ेंगे, सो ये फोर्थ नंबर का पॉइंट। अपन इसके बाद देखेंगे हाइड्रोलिसिस, ठीक है। यहाँ पर अपना जो है सॉल्ट शुरू हो जाएगा। अब सॉल्ट जो है वो कितने टाइप के होते हैं कैसे होते हैं वो सब अपन देखेंगे। वहां पर सॉल्ट भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। फॉर एग्जांपल एक वीक एसिड वीक बेस होता है, एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होता है और एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस होता है, ठीक है। सो ये चार टाइप के मेनली सॉल्ट होते हैं। तो ये चार सॉल्ट्स को भी अपन डील करेंगे। इनके बारे में अपन क्या क्या पॉइंट्स देखेंगे, एक तो मोनोवेलेंट सॉल्ट्स के बारे में, मोनोवेलेंट सॉल्ट्स। फिर उसके बाद में पॉलीवेलेंट सॉल्ट्स। देखो अभी सिर्फ टर्मिनोलॉजी तुम लोग लिख लो, बाद में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो फिर अपन एक एक वर्ड से अपन पूरा कोरिलेट करेंगे कहाँ पर क्या कैसा होता है, ठीक है। देन ये मोनोवेलेंट सोल्ट और पॉलीवेलेंट सोल्ट पढ़ेंगे। देन उसके बाद में आता है बफर सॉल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार नीट में एक सवाल पूछता ही पूछता है। सो बफर सॉल्यूशन देखेंगे। अब बफर सॉल्यूशन के क्वेश्चन कैसे बनते हैं बताओ भाई, पहचानना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बफर, सबसे पहली बात तो ये। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बफर पढ़ेंगे। उसका आइडेंटिफिकेशन आ जाता है तो फिर उसकी पीएच क्या हुई, तो पीएच कैलकुलेशन ऑफ अ बफर पढ़ेंगे, ठीक है। पीएच कैलकुलेशन ऑफ बफर पढ़ेंगे। देन उसके बाद में लास्ट पार्ट आता है बफर का ही, एक बफर कैपेसिटी करके एक सवाल पूछता है तो वो भी देख लेंगे, 2 मिनट का टॉपिक है बफर कैपेसिटी। ये पार्ट खत्म होता है। फिर उसके बाद में आता है टाइट्रेशन और पीएच कैलकुलेशन। कुछ टाइट्रेशन का एसिड बेस इंडिकेटर के हिसाब से टाइट्रेशन करते हैं। सो टाइट्रेशन एंड पीएच कैलकुलेशन, ये पार्ट भी वहां पर देखेंगे। देन उसके बाद में लास्ट टॉपिक आता है सोल्यूबिलिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हैव मोस्ट वेटेज इन आयनिक इक्विलिब्रियम। सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी में जैसे कि क्या, केएसपी कुछ करके अपन टर्म पढ़ेंगे, केएसपी क्या होती है, कुछ प्रेसिपिटेशंस होते हैं वो अपन देखेंगे कि कहाँ कब प्रेसिपिटेट बनेगा, कौन सी कंडीशन में नहीं बनेगा। और उसके अलावा फिर कुछ इफेक्ट देखते हैं, जैसे वहां पर कुछ कॉमन आयन इफेक्ट अपने को देखने को मिलेगा जिसकी वजह से अपनी सोल्यूबिलिटी इफेक्ट होगी। सो कॉमन आयन इफेक्ट, और ये कुछ इसके अलावा और कुछ चीजें छोटी छोटी पढ़ेंगे। सो अपन ये सब चीजें वहां पर डील करेंगे, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में तुमसे अभी मैंने बताया था कि भाई ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए मेरा आयनिक इक्विलिब्रियम को स्टेबलाइज होने के लिए। क्या मैंने तुमको अभी बताया था ये कि मेरा जो इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। तो फिर अपन देख लेते हैं कि जब वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो एक और स्ट्रॉन्ग भी इलेक्ट्रोलाइट होगा। सो अपन इलेक्ट्रोलाइट के अब टाइप देखते हैं, ठीक है। सो अब आगे पढ़ते हैं अपन चैप्टर को। सो इलेक्ट्रोलाइट, अब देखो इलेक्ट्रोलाइट जो है ना वो मेन दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो पहला पढ़ा मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे नंबर का है मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो वाटर में या फिर किसी भी सॉल्यूशन में जाने पर पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है, या फिर आयोनाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपन आयोनिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो आयोनाइजेशन बोलेंगे। सो यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं,
सिमिलरली वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो पार्शियल आयनाइज होंगे, अगर पूरी तरीके से टूट जाएंगे तो फिर वो वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे कहलाएंगे? सो ये पार्शियली आयोनाइज्ड होंगे। ठीक है, ये डिफरेंस तुमको पता होना चाहिए। दूसरी बात, अगर पूरी तरीके से टूट जाता है तो जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है अल्फा, जिसको मैं अल्फा से रिप्रेजेंट करता हूँ, वो 1 होगा, या उसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना हो तो 100% होगा। सिमिलरली जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उनका अल्फा जो है वो लेस देन 1 होता है, या उसी बात परसेंटेज में बोलो तो लेस देन 100% होगा। ठीक है, अब देखो ये अल्फा एक्चुअल में होता क्या है, ये अल्फा को मैं बोलता हूँ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। ये पार्ट अपन एक्चुअल में केमिकल इक्विलिब्रियम में कवर कर चुके हैं, लेकिन एक बार और मैं तुम्हें आगे जब अपन सॉल्यूशन वाला पार्ट देखेंगे इसमें तो तुमको मैं पूरा कवर करवा दूंगा कि भाई अल्फा होता क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, आयोनाइजेशन क्या होता है, ये सब चीजें। ठीक है, सो इलेक्ट्रोलाइट मेनली दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग जो है पूरी तरीके से टूट जाएगा इसलिए उसका अल्फा 1 होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है पार्शियली टूटता है इसलिए उसका अल्फा 1 से कम होता है। ठीक है, ये अल्फा जो है अपन बाद में एक बार डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो जब वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर लिए, तो इलेक्ट्रोलाइट एक्चुअल में जो है ना, मैं एसिड और बेस को बोल रहा हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जो है ना वो एक्चुअल में जो इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो टूट जाए, ठीक है, जो एसिड या फिर बेस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो एक्चुअल में जो है ना, जैसे अगर मैं एसिड की बात करूँ ना तो वो भी सीधी सी बात है भाई, दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होंगे, या तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगी, या तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगी, या फिर वो वीक एसिड होगी। तो देखो कुछ फेमस एग्जांपल है जो अपने को याद करने हैं ताकि वो आगे अपने को चैप्टर में हर जगह काम में आएंगे। तो ये बहुत अच्छे से याद कर लेना जो मैं तुमको एग्जांपल बता रहा हूँ। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो सिर्फ और सिर्फ 6 टोटल होती है जो अपने को याद रखनी है। HCl, HBr और एक HI, ये तीन लोग और बच गए। तो उसके अलावा HClO4, H2SO4 और HNO3। सभी में H क्यों है भैया? क्योंकि एसिड जो है वो H प्लस रिलीज करता है। ठीक है, तो एक तो ये हेलोजेंस वाले HCl, HBr, HI, एक HClO4, एक H2SO4 और एक HNO3, ये 6 लोग जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। सिमिलरली कुछ वीक एसिड भी होंगे। सो देखो वीक एसिड में कुछ एग्जांपल्स है वो भी याद करने हैं तुमको। देखो एक्चुअल में जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है ना उनको छोड़ के जितने भी लोग होंगे वो क्या होंगे? वीक एसिड होंगे। लेकिन फिर भी कुछ बार बार जो है वो क्वेश्चन में पूछते हैं कि भाई बताओ ये कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, तो वो कुछ फेमस वीक इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड CH3COOH, फिर ये HCN, उसके अलावा H2CO3 कार्बोनिक एसिड, उसके अलावा फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। ये सब फेमस एग्जांपल है जो अपने को एकदम याद होना चाहिए। देखो CH3COOH नहीं तो तुम्हें बहुत जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अपन ने जैसे कि एसिड की बात करी, ऐसे ही सिमिलरली अपन अब बेस की बात करेंगे। अब बताओ बेस भी दो तरीके के हो जाएंगे। बताओ कितने तरीके के? एक होगा स्ट्रॉन्ग बेस, एक होगा वीक बेस। ठीक है, अब अपन पहले देख लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है और वीक बेस कौन सा होता है। देखो सिमिलरली जैसे मैंने तुमको बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड में कुछ फिक्स 6 ही एग्जाम्पल थे जो अपने को याद होने चाहिए, ऐसे ही इधर जो है यहाँ पर टोटल 5 एग्जाम्पल होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जो अपने को याद होने चाहिए। क्या क्या? देखो बहुत सिंपल है। बताओ फर्स्ट ग्रुप जो होता है 1A ग्रुप, उसमें कौन कौन होता है? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो NaOH, KOH, RbOH और CSOH। मतलब 1A की जो हाइड्रोक्साइड्स है तो 4 लोग तो ये हो गए, एक और बचा तो वो 2A में से जोड़ दो। बताओ लास्ट में 2A में नीचे कौन होता है? बेरियम। सो बेरियम की हाइड्रोक्साइड। तो ये 5 लोग जो होते हैं ये हमेशा और हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह स्पेशली। बाकी जितने भी बेस फिर होंगे वो सब वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे। अब वैसे ही बात कि भाई कुछ फिक्स बेस होते हैं जो बार बार पूछा जाता है कि बताओ ये वीक बेस या स्ट्रॉन्ग, तो अपन कुछ वीक बेस देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, जिंक का हाइड्रोक्साइड, आयरन की हाइड्रोक्साइड FeOH होल थ्राइस, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड। तो ये कुछ मैंने बता दिए तुमको फेमस वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, आज का पार्ट जो है अपन उसको यहीं पर खत्म करते हैं। अगला वाला जो अपन चैप्टर कवर करेंगे, अगला वाला जो लेक्चर रहेगा उसमें अपन एक्चुअल में पीएच स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अपन ने देखा अपने इंडेक्स के अकॉर्डिंग पीएच स्टार्ट होगी। पीएच में जो है
अपन सबसे पहले कैलकुलेट करना सीखेंगे कि पीएच को कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, पीएच कैलकुलेशन पढ़ेंगे। पीएच कैलकुलेशन में भी एक्चुअल में ना पहले लॉग की वैल्यूज देखेंगे। एक्चुअल में कई स्टूडेंट्स को ना लॉग की वैल्यूज कैलकुलेट नहीं करना आती है, तो वो वहीं जूझते रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो सबसे पहले अपन लॉग की वैल्यूज कैलकुलेट करना सीखेंगे, देन उसके बाद में अपन आगे करेंगे कवर। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।